सब लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गाती हूँ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palm. If you palm on your eyes, now open your eyes. Okay. चलिए, तो हम सभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले 5 मिनट आप लोग मुझे बता दीजिए, कल हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा था? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का दूसरा नाम क्या था? लिम्फेटिक सिस्टम। वेरी गुड। चलिए, आप लोग मुझे बताइए कि मदर का मिल्क कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? कुछ इम्यूनिटी इनबोर्न। इनबोर्न है, वाह वाह। ऐसा ऐसा भी है क्या? बताइए भाई। पैसिव है, नेचुरल है। पहले तो ये बताइए, एक्वायर्ड है या इम्यून है? एक्वायर्ड है मैम। एक्वायर्ड, ठीक है। तो जो इनबोर्न बोल रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। दूसरा, एक्वायर्ड में कौन सा है? एक्टिव या पैसिव? नेचुरल पैसिव है, ठीक है। मतलब कि जो नेचुरली हमको मिलता है अपने माता से, वो है हमारा मदर मिल्क, ठीक है। अब चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट। आप लोग मुझे बताइए, वैक्सीन क्या है? वैक्सीनेशन जो हम कराते हैं, एंटीबॉडीज चलाते हैं बॉडी में। एक्वायर्ड है, ओके। कौन सा एक्वायर्ड है? एक्टिव, पैसिव, आर्टिफिशियल, नेचुरल, कौन सा? वेरी गुड मानसी जी, आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। ये आपके हैं। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए, पूरे बॉडी में से जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है? 3 चीज मैंने आपको बताई थी। लिम्फेटिक सिस्टम किससे किससे मिलकर बना हुआ है? हम ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल। वेरी गुड, ठीक है। तो लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक टिश्यू और सेल से मिलकर बना हुआ है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि नॉन रिस्पॉन्सिव कौन सा होता है? नॉन स्पेसिफिक, सॉरी, नॉन स्पेसिफिक कौन सी इम्यूनिटी होती है आपकी? इनबोर्न या फिर एक्वायर्ड? नॉन स्पेसिफिक, वेरी गुड, इनबोर्न होती है। मेमोरी सेल्स किस में बनती हैं? मेमोरी सेल किस में बनती है भाई? एक्वायर्ड में, वेरी गुड। एक्वायर्ड में आपकी मेमोरी सेल जो है वो बनती है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, लिम्फॉइड ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन? 2। अच्छा, एक्वायर्ड लिम्फॉइड ऑर्गन का नाम है। 2 कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड नीरज जी, वेरी गुड रिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं, जिसमें से मैंने आप लोग को प्राइमरी बता दिया था। प्राइमरी कौन सा है? मैसेज करिए। Which two are include in प्राइमरी? प्राइमरी में 2 कौन कौन से आते हैं? वेरी गुड रिया, वेरी गुड सोनिया, ठीक है। तो 2 आते हैं आपके प्राइमरी में, बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। अब आप सभी लोग मुझे बताइए, थाइमस ग्लैंड कौन सी बोन के पीछे आएगा?
विच बोन? वेरी गुड नीरज जी, स्टर्नम बोन। ओके, ठीक है। अब आप लोग को मैंने बताया था कि हमारा जो बी लिम्फोसाइट है ये किस में से निकलता है, कहाँ पर से ये बनता है, किस एरिया में बनता है बी लिम्फोसाइट? बताइए नीरज जी, माइक म्यूट अनम्यूट करके। बोन वेरो में बनता है मैम, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है जो बोन वेरो में बी सेल्स। और टी कहाँ बनता है? टी हमारे थाइमस ग्लैंड में बनता है। ठीक है। बोन मैरो में कौन सा वाला मेन पार्ट है जो इम्यूनिटी के लिए काम करता है? बोन मैरो में क्या ऐसी चीज है जो इम्यूनिटी का काम करती है? मैम बी लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो तो नाम ही है उसका, बी लिम्फोसाइट्स। WBC। WBC मेनली। डब्ल्यूबीसी, सॉरी हाँ, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो आप लोगों को मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, कल बोन मैरो तक हो गया था आपका। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, चलिए। अब आप लोग मुझे बताइए सीएमआई कहाँ पर बनता है? सीएमआई का काम कौन सा करता है, बी करता है या टी करता है? वेरी गुड। सीएमआई का फुल फॉर्म बताइए शिवानी जी, शिवानी ठाकुर। मैम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए एएमआई कौन से लिम्फोसाइट के लिए है? बी लिम्फोसाइट, वेरी गुड। रिया जी बताइए एएमआई का फुल फॉर्म। मैम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब हम आगे आज पढ़ेंगे आपका सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, सॉरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैं आप लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताना एक सेकेंड। और आज आप लोग का एनाटॉमी का सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा हो रही है। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। यस मैम। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक लसिका अंग। प्राइमरी कौन कौन सा था? मैम प्राइमरी हमारा था लिम्फेड नोड्स, स्प्लीन। वाह। टॉन्सिल, प्राइमरी मैम थाइमस। तो बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। सॉरी मैम, ये बोन तो एंड सेकंड में बोन मैरो, है। अभी तो जस्ट बोन पढ़ा मैरो और हमने, थाइमस। बोन मेरो एंड थाइमस, जस्ट सॉरी बताया मैंने बोन मैरो और थाइमस। आप लोग का आंसर 2 सेकंड में चेंज हो मैम, वो गया। ध्यान कहीं और था मेरा इस समय। ध्यान इस यहीं रखिए क्लास में, ठीक है। चलिए, जी मैम। तो प्राइमरी है थाइमस और बोन मैरो जो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से लिम्फोसाइट निकलकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहुंचती है। तो प्राइमरी मतलब जहां पर वो बनता है, बनता कहाँ पर है? बोन मैरो और थाइमस में बनता है, ठीक है। अब यहाँ से निकलकर ये कहाँ जाते हैं? बॉडी के और एरिया में, चूंकि हमारे एंटीबैक्टीरियाज और बाकी चीज आती हैं, तो ये और अदर एरिया में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर इनका सामना एंटीजन से होता है, एंटीजन यहाँ पर मिलते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है। इस टाइम पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है और लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल में बदल जाती है। मतलब कि अब आपका जो लिम्फोइड ऑर्गन है जितने भी, वो एंटीजन से लड़ने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। तो एंटीजन जब भी अटैक करती है इन ऑर्गन पे, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई भी बाहर से चीज आई या बाहर से एंटीजन या बाहर से कोई चीज आई, तो इसके रूप में इन्होंने ये क्या करते हैं, सभी अटैक करने का काम करते हैं। जब भी एंटीजन अटैक करते हैं तो उसके प्रति ये रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं। अब ये अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ नोड्स। तो मैंने आप लोग को बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज आती है? ब्लड आता है, वेसल आता है, टिश्यू आता है, ऑर्गन्स आते हैं। ऑर्गन के अंदर ही आपका है लिम्फ नोड। नोड क्या होती है? गांठें होती है जो पूरे शरीर में होती है। इनकी वजह से ही कहीं पे भी बैक्टीरिया जो है आ नहीं पाता हमारा। पहला है हमारा लिम्फ नोड, दूसरा होता है स्प्लीन जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, तीसरा है आपका पेयर पैचेस जो कि इंटेस्टाइनल इलियम में पाया जाता है, नेक्स्ट होता है आपका टॉन्सिल जो कि गले में होती है, देन यू हैव अ मार्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, देन यू हैव अ अपेंडिक्स, ठीक है। तो 6 हमारे सेकेंडरी में आते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको 8 या ऐसे ऑप्शन दे देगा जोड़ी बना के। आपको एक ऑप्शन में दे देगा थाइमस और टॉन्सिल, एक ऑप्शन में दे देगा पेयर पैचेस और मार्ट, एक ऑप्शन में दे देगा थाइमस और बोन मैरो, ठीक है।
और एक ऑप्शन में दे देगा आपको नन ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का? अपेंडिक्स एंड माल्ट, नहीं कुछ अपेंडिक्स तो या पेयर पैचेस और माल्ट। हाँ, हाँ पेयर पैचेस और माल्ट, ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए एक ऑप्शन में टॉन्सिल लिखा है और उसी के साथ लिख दिया है यहाँ पर आपका सॉरी थाइमस लिख दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? सेकेंडरी गलत, के लिए गलत होगा, गलत क्योंकि होगा। थाइमस क्या है? प्राइमरी है थाइमस थाइमस। प्राइमरी है, तो थाइमस देख के पट से टिक, टॉन्सिल लेके पट से टिक नहीं लगाना, ठीक है? पीछे वाला भी देखना है कौन सा। तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेटरी मेथड। आप बाकी हटा दोगे तो अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा कि कौन सा होता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, पहले पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है? तो ये लिम्फ नोड कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा तो लिम्फ नोड आपके चेस्ट के एरिया में पाई जाती है या ऊपर के एरिया में पाई जाती है, ठीक है? लिम्फ नोड जिनको हम बोलते हैं लसिका गांठें। लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम में अनेक स्थानों पर पाई जाती है। लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट होते हैं जो कि क्या करते हैं? लड़ने का काम करते हैं हमारे एंटीजेंस से, ठीक है? जो लसिका या ऊतक द्रव में उपस्थित जो भी हमारे पास लिम्फेटिक फ्लूइड में या द्रव में कोई भी उपस्थित पैथोजन होते हैं, उनको रिमूव करने का काम करती है हमारी लिम्फ नोड। तो आप लोगों को दिख रहा होगा बॉडी में, सबसे पहले सर्वाइकल रीजन देखिए, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है? इसके बाद आपकी क्लेविकुलर बोन के पास होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। तो सर्वाइकल, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, फिर आपके एपिट्रोकॉक्लियर मतलब कि आपके हाथ के पास पीछे की ओर एक नोड पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एपिट्रोक्लियर नोड, ठीक है? फिर हमारे बाजू में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है? और यही आगे पूरे तरीके से फैला होता है आपके चेस्ट रीजन तक। नीचे पाया जाता है आपका इंग्यूनल लिम्फ नोड्स। तो ये सारे हमारे लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और कोई भी अगर हमारे द्रव्य के थ्रू मतलब कि लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू कोई भी पैथोजन बॉडी में आता है तो उसको रिमूव करने का काम लिम्फ नोड्स करते हैं। लिम्फ नोड समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं आगे स्प्लीन में। तो स्टमक के जस्ट पीछे ये जो होता है ये होता है हमारा स्प्लीन, ठीक है? बगल में पाया जाता है। ये सबसे, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि लिम्फ टिश्यू का सबसे बड़ा समूह या फिर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है इम्यून सिस्टम का, ठीक है? सो द लार्ज मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इसमें पाए जाते हैं, किसमें? आपके स्प्लीन में। सबसे ज्यादा लिम्फोइड टिश्यू वाला ऑर्गन कौन सा है? तो कौन सा है वो? स्प्लीन। स्प्लीन, सबसे ज्यादा लिम्फोइड टिश्यू यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है? अब देखिए ब्लड बोर्न जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनको फिल्टर करती है। स्प्लीन में लिम्फोसाइट होता है और फैगोसाइटोसिस का काम करती है ये। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीजन को नष्ट करने का काम करता है और फैगोसाइट कीटाणुओं का। तो आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था दो चीज, एक बताया था पैथोजन, एक बताया था एंटीजन, क्या होता है दोनों में डिफरेंस? जल्दी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैम पैथोजन में जो प्रोटीन होता है उसको एंटीजन कहते हैं हाँ, और पैथोजन क्या है? और माइक्रो पैथोजन ऑर्गेनिज्म। इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मान लीजिए कोई बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कभी कभी तो वो अपने एंटीजन भेजता है शरीर के अंदर, कभी कभी वो खुद भी आ जाता है शरीर के अंदर। तो जैसे मच्छर है, अब मच्छर तो शरीर के अंदर नहीं आएगा, तो वो क्या करता है? हमको काट के डंक मार के आता है। मधुमक्खी है, शरीर के अंदर तो नहीं आएगी तो वो काट के चल जाती है, लेकिन मतलब अपना एंटीजन छोड़ जाती है। लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे हमारे कीटाणु होते हैं जो शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीजन प्रोटीन को मारने का काम करती है लिम्फोसाइट। फैगोसाइट क्या है? भक्षण या खाने की प्रक्रिया। तो फैगोसाइट जैसे ही कीड़े मकोड़े शरीर के अंदर आते हैं, फैगोसाइटोसिस द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता है। और स्प्लीन में ये दोनों काम होते हैं। समझ में आया? हेलो, दो चीजें समझ में आई, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट? जी हेलो, मैम। आवाज नहीं आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए आ रही है। आते हैं हम नेक्स्ट। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब देखिए ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग एम्ब्रियो आरबीसी का निर्माण यहाँ पर होता है। देखिए दो चीज मैं आपको बताती हूँ, एक तो मैंने आपको बताया था लीवर के द्वारा होता है, दूसरा आरबीसी का निर्माण एम्ब्रियो में यहाँ पे भी होता है। और सारी जितनी भी आरबीसी होती है वो यहाँ पर आके मरती है, ठीक है? यहाँ पर आके खत्म होती है। और जितनी भी शरीर की मरम्मत है ये सब यहाँ पर कहाँ होती है? आपके
स्प्लीन में होती है, तो इसको मृत आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, किसको? यहाँ पर आके मेनली मरती है, बोन मैरो में तो बनते ही आपका लीवर में बनते ही है, स्प्लीन में मरने का काम करती है आरबीसी। तो बताइए, इतना समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? या तो ब्लड बैंक बोलते हैं या तो मृत आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आरबीसी यहाँ पे आके मरती है, मतलब जो मर जाती है तो यहाँ पे आके स्टोर होती है। समझ में आया? क्योंकि 120 दिन तक उसका साइकिल चलता है, अपना साइकिल चलाई, आई यहाँ पर, मर गई और यहाँ पर आके कलेक्ट हो गई। कहाँ पर? हमारे यहाँ स्लिम पर स्प्लीन में। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है और मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ये दो काम करता है, लिम्फोसाइट का और फेगोसाइट का, दो काम इसके होते हैं। ठीक है, तीसरा आते हैं हम पेयर पैचेस। तो मैंने आपको बताया था पेयर पैचेस कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के इलियम में। इलियम में स्मॉल इलियम में इंटेस्टाइन होते हैं। के इलियम में। वेरी गुड। ठीक है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में पाए जाते हैं ज्यादा पेयर पैचेस, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किनका माइक ऑन है? नीरज जी माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर रिमेंबर टॉन्सिल इन स्ट्रक्चर, रिसेंबर टॉन्सिल इन स्ट्रक्चर। ये दिखने में कैसे दिखते हैं? टॉन्सिल की तरह दिखते हैं। देखिए, ये है आपके पेयर पैचेस, दिखने में ये टॉन्सिल के टाइप दिखाई देते हैं, पर ये टॉन्सिल नहीं है। और ये कहाँ पे होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को कैप्चर करता है, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, और फिर उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो मान लीजिए फूड पाइप के द्वारा म्यूकस अगर उसको नहीं रोक पाता, तो आगे चल के ये लास्ट में हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको यहाँ पर ही ये मार देता है। ठीक है, देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, विशेष तौर पर इलियम में होते हैं। इसमें लिम्फोसाइट उपस्थित होती है और ये पैथोजन को भी नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आया? हेलो, जी मैम। ठीक है। जी मैम। अब हम आते हैं टॉन्सिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसमें 3 पेयर ऑफ टॉन्सिल पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है। 3 पेयर है तो तीनों के पेयर 6 की संख्या में पाए जाएंगे। एक तो ये आपको दिख रहा होगा, पहले वाले टॉन्सिल को हम बोलते हैं एडेनॉइड्स। पहले वाले को बोलते हैं हम क्या? एडेनॉइड टॉन्सिल। दूसरे को बोलते हैं जो हमारे पैलेट के ऊपर होता है, जो आपको दिखता है थोड़ा सा, जब आप ऊपर करें तो आपका जो ओब्यूला होता है ना, अब देखिए जब आप मुंह खोलते हैं तो एक स्ट्रक्चर दिखता है, ये इसको बोला जाता है ओब्यूला। ठीक है, इसके नीचे ये जो दिखता है आपको मस्कुलर, ये होता है आपका पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, ये हो गया आपका पैलेटाइन टॉन्सिल। इसके बाद होता है आपका नेक्स्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, जो साइड में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये है आपका लिंगुअल नीचे वाला, और साइड वाला है आपका पैलेटाइन टॉन्सिल, जो आपके पैलेट से जुड़ा हुआ होता है या फिर आपके टिश्यू से। तो 3 पेयर ऑफ टॉन्सिल पाए जाते हैं। APL कौन कौन सा? एडेनॉइड्स, एडेनॉइड, पैलेटाइन, पैलेटाइन एंड लिंगुअल। लिंगुअल। ठीक है, 3 पेयर ऑफ टॉन्सिल पाए जाते हैं। अब देखिए, इन्हीं टॉन्सिल में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है? नॉर्मली तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस तरीके से ये नजर आता है, इसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। तो ये भी आपका इम्यून सिस्टम का काम करती है टॉन्सिल। अब आता है हमारा माल्ट। माल्ट को बोला जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले यह टिश्यू शरीर में उपस्थित कुल टिश्यू लिम्फोइड का 50% पार्ट होता है। जितने भी टिश्यू लिम्फोइड है उसका 50% पार्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड होता है। ये शरीर में पाए जाने वाले ट्रैक, जितने भी ट्रैक होते हैं हमारे, कौन कौन से ट्रैक है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाता है, और यूरोजेनाइटल ट्रैक में पाया जाता है, और इसको कवरिंग करने का काम करता है, इसकी लाइनिंग करने का काम करता है, और ये इम्यूनिटी से संबंधित है। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो म्यूकस कैसे काम करता है? जल्दी बताइए। बताइए। लेयर बनाता है डाइजेशन में। आपको एसोफेगस से नीचे लेके जाने को एक तो फूड फूड को को रोकता स्लाइस है, से एक लाइन बनाता प्रोटेक्ट है, एक करता लाइन है। बनाता चलिए,
प्रोटेक्ट करता है, लाइनिंग होता है म्यूकस का जो प्रोटेक्ट करता है, HCl से बचाता है, मतलब वेरी गुड, ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे HCl से स्टमक की कवरिंग करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी की बात करूं तो रेस्पिरेटरी में कौन कौन सा होता है, पहला ही होता है हमारा नेजल म्यूकोसा, आगे कुछ चीज ना जाए, ठीक है। दूसरा होता है ट्रैकियल म्यूकोसा, ट्रैकिया में फंस जाए। तीसरा होता है आपका रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ये 3 प्रकार के म्यूकोसा ऐसे पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक और पेयर पैचेस, ये सारे हमारे पाए जाते हैं। पेयर पैचेस अलग से है, ये हमारा म्यूकोसा में नहीं आता। म्यूकोसा में आपका आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये दोनों किसमें होते हैं हमारे, और ओरल म्यूकोसा। ये तीनों किसमें होते हैं भाई, ओरल, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, डाइजेस्टिव में होते हैं, ठीक है। चलिए, और नेजल कहाँ होता है, नेजल, ट्रैकियल, रेस्पिरेटरी कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे म्यूकोसा पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इनको हम बोलते हैं माल्ट या म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत 2 इम्यूनिटी मैंने जो आप लोग को पढ़ाई थी वो कौन कौन सी थी, यहाँ तक हमारे सारे हो गए, ठीक है। कौन कौन सा ऑर्गन था, जल्दी बताइए सेकेंडरी ऑर्गन में। lymph nodes, हमारा spleen, पॉइंट्स spear स्प्लीन, patches, वेस्पिसेस, tonsils और टॉन्सिल, मार्ट। माल्ट, अपेंडिक्स भी था। अपेंडिक्स भी है, अपेंडिक्स याद रखिएगा। अपेंडिक्स कहाँ पर पाया जाता है, ये है आपका बड़ी आंत के अपेंडिक्स, पास। ठीक है, एंड में पाया जाता है। ये इम्यूनिटी का काम करता है आपका भी अपेंडिक्स। अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो जाता है और अपेंडिक्स बाहर निकाल दिया जाता है तो इसका वर्क थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब इसमें इम्यूनिटी, क्योंकि यही निकल गया तो इम्यूनिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता शरीर में, इसलिए उसको आउटसिस्ट ऑर्गन कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था उसी को थोड़ा डिफाइन करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव मतलब सक्रिय या स्लो, ठीक है। सक्रिय स्लो मतलब कि ये पैथोजन बाहर से आता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो मैंने आपको बताया था एक्टिव में 2 होती हैं हमारी, पहला नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन होता है और उसके लिए आपकी बॉडी में जितने भी एंटीबॉडी हैं वो काम करते हैं, ये होता है हमारा कौन सा होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। पहली बात तो याद रखिएगा ये एक्वायर्ड के टाइप है, ठीक है, हम एक्वायर्ड पढ़ रहे हैं। तो एक्वायर्ड में कब होता है, मान लीजिए आप पैदा होते ही तो आपको मच्छर मलेरिया नहीं काटा था, जब आप पैदा हो गए उसके बाद ही तो मच्छर मधुमक्खी ने काटा ना। तो उसके लिए आपके शरीर ने क्या किया, जैसे ही आपको कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ भी चीज होती है तो आपके ये बाइंडिंग, ये जितने भी दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे एंटीबॉडीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है उसके खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव इम्यूनिटी है, ये नेचुरल है, लेकिन ये थोड़ा स्लो वर्क करती है, इसलिए हमको फीवर जल्दी हो जाता है, ठीक है। फीवर होता है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है क्योंकि ये थोड़ा स्लो वर्क करती है एंटीबॉडीज बनाकर। दूसरा इसमें बताया गया आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब जो हम वैक्सीनेशन लेते हैं, जो मैंने आपको बताया टीकाकरण, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये थोड़ा फास्ट वर्क करती है इम्यूनिटी के लिए, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज को शरीर में डालता है। माँ की एंटीबॉडी जितनी भी होगी वो बच्चे के शरीर में रेडीमेड जाएगी, ठीक है, या फिर अन्य टीके द्वारा ये जाती है। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा मैटरनल एंटीबॉडी, और दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमको बाहर से दी जाती है ब्लड के थ्रू, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना भाई? जी मैम। जी मैम। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे ही एंटीजन हमारे संपर्क में आने लगती है, when the body is exposed to some antigen which may in form of living or dead microbes or in other protein, मतलब कि जैसे ही, क्योंकि एंटीजन क्या है, एक प्रोटीन है, तो जैसे ही वो हमारे शरीर में आती है तो सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी तब एक्टिवेट हो जाती है, और एंटीजन के संपर्क में आते ही जो एक जीवित और मृत माइक्रोब है जो भी होता है उसके संपर्क में आते ही ये क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और लड़ने का काम करती है, ठीक है। अब ये कैसे विकसित होती है, तो पहले तो इम्यूनिटी डेवलप ड्यू टू वैक्सीनेशन, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुआ था कि हमारे शरीर में कोरोना आने भी वाला होगा, जैसे ही मान लीजिए कोरोना का बैक्टीरिया आया, हमारे पास वैक्सीनेशन है ऑलरेडी, तो वो एक्टिव हो गया, एक्टिव होके क्या किया, तुरंत फास्ट इफेक्ट करा, तो हमको फीवर ज्यादा
नहीं हुआ या हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, संक्रमण के दौरान, जैसे कि कोई संक्रमण होता है, चिकन पॉक्स या कुछ हो जाता है, तो इसके दौरान हमारे शरीर में जो ऑलरेडी है हमारी, वो काम करती है और उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, इसे हम रेडीमेड एंटीबॉडी कहते हैं या फिर प्री फॉर्म एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। आर इंट्रोड्यूस इन अ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी पैथोजन अगर हमारे शरीर के अंदर आता है तो ये चूंकि प्री बनाई गई है, पहले से ही हमको दे दी गई है। जैसे कि अब देखिए, जब कोरोना का टाइम था, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आई थी, है ना। वैक्सीनेशन पहले आ गई थी कि बहुत बाद में आई है? बाद में। बाद में, ठीक है। तो जिनका ब्लड का शेप, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा हम बोलते हैं, जो ओ पॉजिटिव वाले थे, ये जिनका ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा एंटीबॉडी कवरिंग की गई थी, उनके प्लाज्मा को दूसरे के शरीर में ट्रांसफर करा दिया था कि इनकी बॉडी शायद इससे लड़ पाए, ठीक है। तो प्लाज्मा से पूरी तरह के सेव नहीं किया गया, बट उससे लड़ पाए, इसके लिए हम प्लाज्मा दिला रहे थे। फिर जब वैक्सीनेशन आया तो वैक्सीनेशन के द्वारा हमने खुद ही वैक्सीन लिया और लड़ाई की उससे। तो इसमें क्या होता है, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है जो शरीर में डाली जाती हैं। ये शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनाती, इसमें बाहर से बनी एंटीबॉडी को डाला जाता है। ये बस लाया जाता है हमारे शरीर में, ये बनाया नहीं जाता, ठीक है। इसके लिए कुछ एंटीबॉडी बनती नहीं है, इसको बस ला के बनी बनाई है आपके शरीर में डाल दिया जाता है। ये बहुत फास्ट होती है और इमीडिएट एक्टिव होती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए प्रतिरक्षा देती है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है होती तो स्लो है, अब हमारी खुद की है भाई। अब आप बताइए, आप किसी के घर में रहने जा रहे हो तो आपको पूरी जिंदगी भर थोड़ी रखेगा, है ना। आप अपने घर में अपनी जिंदगी भर रहते हो, रखेगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, अब कॉलेज से हमारा घर दूर है, तो हम कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। क्यों हॉस्टल में रहते हैं, क्यों रहते हैं हॉस्टल में? पास में हो इसलिए। पास में हो, जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ पूरी जिंदगी भर थोड़ी रहेगा, हमको बाद में तो अपने घर में आना पड़ेगा। तो भले हमको अपने घर से दूर पड़े, लेकिन वो हमारे साथ लंबे समय तक काम करेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है परंतु लंबे समय तक चलती है। पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट होती है लेकिन कुछ समय तक ही हमारा साथ देती है। अब हम बात करते हैं, चूंकि इतना वैक्सीनेशन पढ़ लिया और कोरोना था ही, तो वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये काम करती है, ठीक है। देखिए, वैक्सीन मतलब होता है जिसके द्वारा किसी भी पैथोजन को उपचरित या ट्रीटेड किया जाए या फिर उसको कमजोर कर दिया जाए, वीक कर दिया जाए, ठीक है। ये काम करती है हमारी वैक्सीन या दवा। वैक्सीनेशन के कारण, जैसे भी वैक्सीनेशन लेते हैं, हमारी बी और टी सेल का भी निर्माण होता है। जैसे ही बी और टी सेल बनती है, ये क्या करती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, जो कि एक्टिव इन्फेक्शन के वक्त, जैसे ही आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो ये रोगजनक बैक्टीरिया को पहचान लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो चूंकि वैक्सीनेशन तो हम लिए, वैक्सीनेशन अपना काम करती है, लेकिन ये दो चीज को एक्टिवेट कर देती है जहां से ऑलरेडी एंटीबॉडी बनती है। दो चीज कौन कौन सी है, हमारी कौन से ऑर्गन है जहां से बनती है एंटीबॉडी? बी बी और सेल टी और सेल, टी सेल। बी और टी सेल। इनको भी एक्टिवेट कर देता है हमारा वैक्सीन। तो जैसे ही कोई भी आता है हमारे बॉडी में रोगजनक या बैक्टीरिया, वैसे ही ये एंटीबॉडी बना के उसको नष्ट करने का काम करती है। अब देखिए, मान लीजिए ये वैक्सीन है आपकी, ठीक है, वैक्सीनेशन आपको दिया गया। अब वैक्सीन में क्या है आपके, ये जो भी एंटीजन आपकी बॉडी में आएंगे उनके खिलाफ एंटीबॉडी को निर्माण करने का काम करती है हमारी वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन में हमको एंटीबॉडी दी नहीं जाती है, हमको वैक्सीन में एंटीजन ही दिया जाता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऑलरेडी है, वो एंटीजन जो हमको दिया जा रहा है वो हमारे लिए पॉजिटिव एंटीजन है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला एंटीजन नहीं होता है वो। लेकिन चूंकि वो भी हमारे शरीर के लिए पहचान वाला इंसान नहीं है, तो हमारा शरीर उसके लिए भी रिएक्ट करता है। जैसे कि आप लोग को कोरोना के टाइम पे इंजेक्शन लगाया गया था, तो वो इंजेक्शन एंटीबॉडी नहीं है, वो क्या था, वो एंटीजन था, ठीक है। वो एंटीजन आपको दिया गया क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तो वो नहीं बनाया गया, तो वो एंटीजन था। तो उसके लिए आपकी बॉडी रिएक्ट करी, आपको 2 दिन का फीवर आया, किसी किसी को नहीं आया क्योंकि उसकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल इतना सक्रिय नहीं था, ठीक है। तो जैसे ही आता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, जब बॉडी को पता चलता है ये अच्छा है हमारे लिए, बॉडी स्टॉप कर देती है और एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है इसके संपर्क में आकर। तो ये एंटीबॉडी बनाता है। फिर जब कोई, क्योंकि एंटीजन बता दिया, मान लीजिए पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं की बात, पाकिस्तान है, आप कोई बात करो,
आपके फ्रेंड है, ठीक है, आप कभी कभी किसी से पहली बार दोस्ती करते हो, तो आप उसको नहीं जानते, आप कॉलेज में जाते हो, आप उसको नहीं जानते, आपको लगता है ये नुकसान पहुंचा देगा हमको, ये होगा वो होगा, तो पहली बार वो आया, लेकिन जब आप उससे घुल मिल गए तो क्या होता है, नहीं ये तो बहुत विश्वास करने वाला इंसान है, ठीक है। जब आप उससे घुल मिल गए, शुरू शुरू में आप उससे सब छुपते हो, सब कुछ छुपा छुपा के रखते हो, कुछ नहीं बताते, लेकिन जैसे ही फ्रेंडशिप अच्छी होती है तो हम सब चीज बोल देते हैं, ठीक है। जब हम बोल देते हैं सब चीज, फिर क्या होता है, चलो ठीक है ये हमारा फ्रेंड है, हमारी रक्षा करेगा। अब क्या होता है, उसी शहर से दूसरा फ्रेंड आया होता है, तो वो क्या बताता है, देख भाई मैं भी उसी शहर से हूँ, लेकिन ये लड़का अच्छा नहीं है, दूसरा वाला लड़का अच्छा नहीं है। तो उसने क्या किया, एंटीजन ने मदद करी दूसरे वाले एंटीजन की, कि ये खराब एंटीजन है, इसको नहीं लाना, अपने अपने ग्रुप में नहीं लाएंगे हम, भले ये मेरी जगह का, लेकिन हम इसको अपने ग्रुप में नहीं लाएंगे। तो वैसे ही होता है, एंटीजन बता देता है जाके, कोरोना का एंटीजन हमको कोविड वाला दिया गया कि तुमको ऐसी बॉडी आ सकती है तुम्हारे शरीर के अंदर, तो तुम लड़ना, ठीक है, वो उसको बता देता है। तो एंटीबॉडी उसके लिए क्या करती है, उसको नष्ट करने का काम करती है। समझ में आया इतना? जी मैम। अब हम प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो पढ़ चुके हैं उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है, मैं उसको नहीं बताऊंगी आपको दोबारा, ठीक है। चलिए, तो आपका आज यहाँ पर इम्यून सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। आज की क्लास हाफ एन आवर की ही थी, आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। आप सभी अच्छे से पढ़िए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से करें। लेफ्ट कोई नहीं करेगा आज। किसकी टाइप, किसका है क्विज का? आज मैं रहूंगी किसको ड्यूरेशन में? मैम मेरा ही हुआ। कल नहीं हुआ था ना रिया? नो मैम नहीं हुआ था। ठीक है रिया, आप करिए, कोई भी लेफ्ट नहीं करेंगे, जो लेफ्ट करेंगे उनको कल ज्वाइन नहीं किया जाएगा। मैम क्विज नहीं हो रहे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम तो करेंगे ही नहीं, लोगों को पढ़ी ही नहीं पढ़ने की। आप बताइए, रिया आप प्रेजेंट करिए। टेलीग्राम पे करते ही नहीं है लोग, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई पे, क्या ही करेंगे, बस आ रहे हैं क्लास ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस हो गया। रिया कर रहे हैं क्या आप प्रेजेंट स्क्रीन? हाँ ठीक है। यस मैम। बाकी सभी तो ऐसे ही आ जाते हैं क्लास में, बस मजेवान में। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिएगा। आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन, मतलब दोनों चीज यस आप मैम। मैनेज कर पा रही हैं? यस ठीक है, मैम दिख चलिए रही है। ओके, तो स्टार्ट करिए अपना क्वेश्चन आंसर। सभी लोग मैसेज करेंगे भाई, मैं देख रही हूँ, जो नहीं करेगा बताऊंगी। Study of bones is known as histology, orthology, geology, anthropology. वेरी गुड, सबके आंसर ठीक है। रंभा कुमारी जी आप बताइए। हाँ, आप दोनों चीज नहीं देख पा रही है ना रिया? यस मैम। हाँ ठीक है, आप स्क्रीन प्रेजेंट करिए, मैं मैनेज करती हूँ। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सेकंड ऑप्शन Skull इसका is करेक्ट आंसर। classified under long bone, flat bone, short bone, none of these. सेकंड क्वेश्चन रह हेमल, गया। क्या बोली सोनिया? सेकंड क्वेश्चन रह गया, उन्होंने थर्ड ही पूछा डायरेक्टली। Okay, okay. हाँ Femur करिए। is classified under short bone, long bone, flat bone, none of these. सबका आंसर लॉन्ग बोन है, सही आंसर है या नहीं बताइए रिया? Yes ma'am, सही है. ओके, नेक्स्ट Next, क्वेश्चन। skull is classified under long bone, flat bone, short bone, none of these. वेरी गुड, सभी का ठीक आंसर है, आंसर नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the sesamoid bones? Patella, hip bones, fibula, pisiform. इसमें A या B, A B C, A D, A B C D. Options दिख रहे हैं. मेरे अलावा एमटीवाई से कौन ज्वाइन किए हैं क्लास? कोई नहीं है मैम। तो माइक ऑन क्यों दिखा रहा है? चलिए हो गया, ठीक है, माइक अपना ऑफ रखिएगा सभी।
सबका आंसर है ए एंड डी। सही है सबका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेगुलर बोन्स? कार्पल्स, वर्टेब्रा, हिप बोन्स, टार्सल्स। ऑप्शन ए है ए एंड बी सी एंड डी, सी में ए बी सी और डी बी एंड सी। वेरी गुड। मोहिनी गुप्ता जी बताइए आंसर। ओके, शिवानी जी बताइए आंसर। मैम वर्टिब्रा एंड हिप बोन। वर्टिब्रा एंड हिप बोन। Next question is scapula, sternum, and ribs are which type of bones? Long bones, flat bones, short bones, none of these. जजमान लोहितो जी बताइए। फ्लैट बोन है मैम। इसका फंक्शन क्या होता है फ्लैट बोन्स का? इंटरनल Flat ऑर्गन की सिक्योरिटी। ठीक है। Next, composition of bones contain what percentage of solid? 25%, 50%, 75%, or none of these. आंसर बताइए। उन्हें आंसर बताइए। हाँ मैम 75%। इज इट ट्रू? जी मैम लिक्विड 25% और सॉलिड 75%। रिया, सोने सही Yes, बोल रही ma'am. हैं? Yes, ma'am. सही ओके, option. ठीक है, थोड़ा डराना Next, पड़ता है। चलिए yes, ma'am. Next, keratin, osin, and mucoprotein comes under which category? Carbonic, acarbonic, liquid, none of these. हाँ, मोहिनी गुप्ता जी आंसर बताइए। योगी योगी सिवाय जी बताइए। सिवाय नौटियाल। सबका आंसर ए है। सही है सबका आंसर। Next, साई बालाजी। calcium. Ma'am, next question बोलो. हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। Okay. Calcium, magnesium, phosphorus comes under which category of composition of bones? Carbonic, acarbonic, liquid, none of these. पूनम जी आंसर बताइए। अकार्बनिक मैम। इज इट राइट रिया? Yes, ma'am. सही है. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. What constitutes red bone marrow? RBC, HB, hemoglobin, fats, reticular tissue, या none of these? पूजा चंद्रा जी आंसर बताइए। पूजा चंद्रा जी। RBC। फर्स्ट बोल रही हैं। आपका आंसर ए है। इज इट Yes, ma'am. सही answer. राइट? ओके, Next, what constitutes yellow bone marrow? Fat, reticular tissue, RBC, HB, AB, CD, ABC, या all of these?
आयुषी सिंह जी आंसर बताइए। ऑप्शन ए फैट एंड रेटिकुलर टिश्यू। सही ऑप्शन इसका। ओके, Next question. Process of formation of bones is known as osteocyte, osteoclast, osteoblast, and none of these. मनीष तिवारी जी आंसर बताइए। What will be the answer? ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं मनीष जी। गलत। सही है? नहीं, osteocyte नहीं है इसका। Formation of bones means osteoblast. सबका आप आंसर, रिवाइज कर लो। मैक्सिमम लोग का आंसर गलत है। डॉक्टर महुआ पाल जी ठीक बोल रही हैं, आयुषी जी, स्मिता जी। मैम ठीक है? मेरा ठीक था मैम, मैंने ब्लास्ट बोला। अच्छा, चलिए ऑस्टियोसाइट क्या होता है बताइए। मैम ओस्टियोसाइट में जो है ना हमारा निर्माण होता है बोन, सॉरी मेंटेन होती है बोन हमारी। मेंटेन। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? मैम ओस्टियोक्लास्ट में जो होता है हमारा जो अस्थि का पोषण होता है हमारी बोन। दोनों देखिए। Next question. Process of maintenance of bone tissue. अभी शायद ये हो भी गया। Osteoblast, osteoclast, osteocyte, and none of these. इसमें तत्ता जी आंसर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। Ossification या osteogenesis is the process of development of bone, maintenance of bone, splitting of bone, and none of these. आंसर दीजिए भाई। नीरज जी का आंसर आया अभी। ये बोल रहे हैं सभी। सोनिया सही जा बताइए। रही है। जी मैम, इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ बोन। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ बोन और डेवलपमेंट ऑफ बोन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, total number of bones in axial skeletal system 22, 80, 126 या none of these. ओके, नीरज जी, सोनिया, मनीष जी, तुषार बालाजी आंसर बताइए। 80 बोन्स मैम। ओके, सही ऑप्शन है। Next, total number of bones in appendicular skeletal system. वेरी गुड नीरज जी, वेरी गुड सोनिया, सार्थक, मतलब भाई पूनम जी, डॉक्टर मोबाइल, सबका सही है। सबका आंसर 126 है। Yes, ma'am. Continue. Next, total number of bones in rib cage. Total बता रहा है इसमें। rib cage में full. बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने रिब केज पूछा है। ठीक है, Rib रिब cage केज और रिब total में अंतर। ठीक है, रिब केज मतलब पूरा और रिब्स अलग होती है। पहले सब गलत दे रहे थे, अभी थोड़ा सही दे रहे हैं। Yes, ma'am. क्या होगा आंसर? मधुआ पाल मैम बताइए। 25। 25 स्टर्नम को लेके 25 होगा, स्टर्नम को लेके 25 होगा। मैम हमको अगर मिला के रिप्स पूछा तो 24 ना। रिब्स यहाँ पूछेगा मैंने तो rib cage 24 होगा। 24 और स्टर्नम बीच में लेके 25। तो रिप केज अगर Okay. पूछा तो 25 आएगा ना। हाँ, रिब केज पूछा तो 25 आएगा, रिब पूछा तो 24 आएगा। ठीक है, हाँ।
Yes, ma'am. Next question करते हैं. Total number of facial bones in skull. 8, 10, 14 या none. शिवाय जी आपको आवाज आ रही है? शिवाय नौटियाल, आंसर बताइए. हाँ जी मैम, 14 बोन्स हैं और आपकी आवाज आ रही है मैम. ओके, ठीक है. Next, चलिए, आगे total बढ़िए. number of cranium bones in skull. 10, 8, 6 या none of these. रंभा कुमारी जी आंसर बताइए. 8. सही ऑप्शन. ओके. आठों के नाम कौन बताएंगे? पूरी 8 बोन के नाम. मैम मैंने याद किए थे. बाकी और कोई हैंड रेस करिए. चलिए जी बताइए. और ट्रिक से पढ़ाए थे आपने टॉप स्टेप से. टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल और S4 एस्पोनॉइड, E4 एथमोइड और F4 फ्रंटल. वेरी गुड. ठीक है, तो ये हमारी बोन्स है. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन. Next, total number of bones in vertebrae. 20, 24, 26 या none of these. स्मिता जी आंसर बताइए. 26 सी ऑप्शन. सही. 26 को डिफाइन करिए सारी. कैसे कैसे 26 है डिफाइन करिए. स्मिता जी उन्हें पता डिफाइन है. करिए. उन्हें बोल को पता बता सकते. मैम मैं आई. नहीं. तुषार बालाजी आप बताइए. मैम सर्वाइकल C1 से C7, थोरासिक T1 से T12, लुम्बर L1 से L5, सैक्रल 5 मिलके 1 और कॉक्टिजेल 4 मिलके 1. 26. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, pectoral girdle and pelvic girdle are found in axial skeletal system, appendicular skeletal system, both of these, none of these. पूनम जी बताइए. मैम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, पूनम जी बताइए आप पेक्टोरल गिर्डल कितनी बोन से मिलकर बना होता है? नहीं याद आ रहा है मैम. कौन बताएंगे इसका आंसर? मैम 4 बोन से मिलके बना होता है पेट्रोल गिटर हमारा. मैंने पहले रेस करने को बोला है. ठीक है, बताइए 4 बोन आपने कौन पूछा कौन सी शायद है? बता. मैम स्कैपुला होती है और सर्वाइकल, सॉरी क्लेविकल होती है. सर्वाइकल, सॉरी क्लेविकल होती है. क्लेविकुलर. ठीक है, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल. वेरी जी गुड. जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Total number of bones in both the hands and legs. 60, 62, 64, 60, 60, 60, none of these. ये इंक्लूडिंग गिर्डल्स है या एक्सक्लूडिंग गिर्डल्स है? रिया, Yes, ma'am. is that excluding girdle or including girdle? Ma'am, including. हाँ, अब बताइए आंसर सभी. अगर ये इंक्लूडिंग गिर्डल होगा तो कितनी होनी चाहिए बोन यहाँ पर?
नो ऑप्शन बी होना चाहिए 64 60, अच्छा, ये क्योंकि ऑप्शन हम गलत चार है, तो वो होती है ना प्रैक्टिकल। ऑप्शन गलत है सारे। ऑप्शन ही गलत है। मैम अगर None of these एक्सक्लूडिंग is answer. मिडल होगा तो फिर सी होगा एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग गेडल है तो सी आंसर होगा, और इंक्लूडिंग गेडल है तो नन ऑफ दिस होगा। टोटल कितनी होती है आपकी पेंडिकुलर में? 126। 126। 126। अगर आप बी ऑप्शन बोलोगे तो टोटल कितनी होगी? 124, 124 हो रही है। है ना? तो आंसर इसका नन ऑफ दिस होना चाहिए। अब आप यहाँ पर एक्सक्लूडिंग गेडल बोलते तो आपकी 66 में 3 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. Total number of bones in one side of the ear. 2, 3, 6, none of these. वेरी गुड, सबने 3 आंसर दिया है। ओके, तीनों के नाम बताइए। रजनी जी, योगा विथ रजनी जी आंसर बताइए तीनों बोन के। मैम याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, ठीक है, नीरज मंडलोई जी बताइए। जी मैम टाइप कर दिया मैम, मेलियस स्केपिस स्टेपिस। मेलियस और इसका इनका स्टेपिस। मेलियस इंकस और स्टेपिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Next, which of the following is not included in cranium bone? Temporal, frontal, palatine, sphenoid. वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। मवापाल मैम बताइए। मैम पैलेटाइन, पैलेटाइन Palatine। क्रेनियल बोन में इंक्लूड। सारे फेशियल बोन के नाम बताइए मैम। सारे फेशियल बोन के नाम, हाँ, मैंडिबल, मैक्सिला, सोनिया बताइए। जी मैम, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल पोंचा, बूमर, जाइगोमैटिक, मैक्सिला और मैंडिबल। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following contains facial bones? Ethmoid, frontal, parietal, zygomatic. बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? क्लास में 22 लोग हैं, आंसर 4-5 लोग के ही आ रहे हैं। सबका सही नायक है। जी, कुंज बिहारी जी, आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? पुष्पा जी के आंसर नहीं आ रहे हैं। बाकी सबने जाइगोमेट्रिक बोला है। ठीक है, करेक्ट आंसर। इसका jaw line is also known as boomer, maxilla, mandible, none. अनीश तिवारी जी बताइए। मनीष तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? मैंडिबल या मैक्सिला, कौन सी बोल रहे हैं? मैंडिबल, ठीक है, ओके, मैंडिबल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not included in ear bones? Incus, maxilla, stapes, and malleus. नायक जी बताइए। प्रभुलाल नायक जी बताइए आंसर।
नहीं आ रहा आंसर। मैक्सिला है आंसर, ठीक है, ओके चलिए। Next, lumbar region of vertebrae contains how many bones? 7, 12, 5, none of these. सबके आंसर आ गए हैं, 5 बोल रहे हैं सभी। Next, hyoid contains dash bones. 2, 1, 3, none. वेरी गुड, 1 बोला सभी ने। सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, thoracic region of vertebrae contains dash bones. 12, 7, 5, none. तुषार बालाजी बताइए। 12 thoracic Okay. bones. वेरी गुड, नेक्स्ट। Next, 8, 9 and 10th rib are true ribs, false ribs, floating ribs, या none of these. आयुषी जी आंसर बताइए। false ribs. 8, 9, 10 false ribs. फॉल रिब मतलब क्या होता है? आयुषी जी बताइए, ट्रू रिब्स मतलब क्या होता है, फॉल रिब मतलब क्या होता है, और फ्लोटिंग रिब मतलब क्या होता है? मैम जो रिब्स कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम से दे आर ट्रू, और जो नहीं होती हैं बट ऐसा लगता है कि वो हैं, दे आर फॉल्स रिब्स, और जो नहीं होती हैं दे आर फ्लोटिंग रिब्स, जो भी 11 एंड 12 हैं। क्या नहीं होती है फ्लोटिंग रिब्स? बताइए महुआ पाल जी आंसर। ट्रू रिब स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। फॉल्स रिब जो होता है वो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, बट स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती है, रहता है जो हाफ रहता है। किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली रिब कौन सी है? आवाज इको बहुत हो रहा है। माइक 2 ऑन है, इस वजह से इको हो रहा है, तो एक्स्ट्रा निकाल करिए। चलिए रिया कंटिन्यू। Yes, ma'am. Next, pectoral girdle and pelvic girdle contains how many bones? First option 2, 2. Second में 3, 4. Third 4, 3, and none of these. ओके, सबका आंसर सी है, करेक्ट आंसर। ओके Yes, ma'am. नेक्स्ट। Hamate, cupitate, lunate are types of carpals, tarsals, both, none. वेरी गुड, सबके आंसर कार्पल है। मुझे बताइए कार्पल सारे कितने होते हैं, उनके नाम। कौन बताएंगे? सोनिया हाथ उठा रही है, और कौन उठा रहे हैं भाई, और कौन बताएंगे सोनिया के अलावा? नीरज जी, नीरज जी के अलावा? चलिए सोनिया बताइए। जी मैम, हिमेट, कैपिटेट, लूनेट, स्किफॉइड, पिसिफॉर्म और P3 ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम एंड ट्राइक्वेट्रम। ओके वेरी गुड, और ये कार्पल में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Next, talus, navicular, cuboid are carpals, tarsals, both, or none.
नीरज जी बताइए आंसर। मैम टार्सल। सारे टार्सल के नाम बताइए। हम सारी टार्सल्स है, क्यूबॉइड है हमारी, क्यूनिफॉर्म है, टेलस है और कैलिनियम है। कौन सी है और? हम जो हील बोन होती है हमारी। कैल्सिनियस। और एक तो हाँ सामने ही लिखी कैल्सिनियस। है। ये जो होती है हमारी क्या मैनिकुलम। बोलते हैं इसे, नैनिकुलर। हाँ जी, ये भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Bones of axial skeletal are clavicle, vertebrae, scapula, skull, hyoid. Options है A, B, C, C, D, E, A, C, E, B, D, E. ये इसी बार का क्वेश्चन है। बताइए भाई आंसर। घूम गए क्या? दो सेकंड का है क्वेश्चन ये। बताइए पूनम जी आंसर। मैम डी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये एक्सियल स्केलेटन है तो उसमें वर्टिब्रा और स्कल आएगा, तो बी और डी ऑप्शन जिसमें है वो डी ऑप्शन है। वेरी गुड। ठीक है, आपने एलिमिनेटिव मेथड यूज किया है। और एक चीज और याद रखिए, क्लेविकुलर और स्कैपुला आपके गिर्डल्स हैं। ठीक है, तो ये गिर्डल्स किसमें आते हैं? अपेंडिकुलर में आते हैं। तो आपका आंसर डी होगा करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट मैथ्स करना है इसमें। ये भी 19 का क्वेश्चन है। रेडियस, ट्रेपेजियम, फिबुला, इस्चियम और रिस्ट, हिप, फोर आर्म, लेग। पहले में अभी ये विजिबल है तो नीरज जी आंसर बताइए। इसका सी है। देखिए रेडियस जो है हमारे फोर आर्म में होती है, और ट्रेपेजियम हमने अभी देखा था जो रिस्ट में होती है, और फेबुला हमारे लेग में होती है, और इसियम हमारे हिप्स में। फिब्युलर लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। करेक्ट जी। आंसर सी है आपका। सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, which of the following are wrist bones? Incus, lunate, capitate, stapes. A and D, A and B, C and D, B and C. ये भी 19 का क्वेश्चन है। आयुषी जी आंसर बताइए। ए नहीं सॉरी, बी एंड सी, ल्यूनेट एंड कैपिटेट जो है वो इसका आंसर है, और ए और डी जो है वो ईयर बोन है, इनकस एंड स्टेप्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। बोन्स दिए हैं, उनके लोकेशन दिए हैं। मेलियस, मैक्सिला, स्केफॉइड एंड स्टर्नम। रिस्ट, अपर जॉ, एयर, चेस्ट। सोनिया आंसर बताइए। जी मैम, मैलियस जो है उसका आएगा ईयर, मैक्सिला इज अपर जॉ, स्केफॉइड इज wrist and sternum is both chest. सही ऑप्शन। थैंक यू सो मच रिया, आपने बहुत Thank you, अच्छा ma'am. क्वेश्चन बनाए हैं। माइक म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया रिया आप लोगों ने, और आप सभी ने अच्छे तरीके से किया भी है। तो आप भेज दीजिएगा ये लोगों को, सभी लोग देख लेंगे और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ रंभा कुमारी जी क्या पूछ रही हैं आप? हरिओम मैम। हाँ बोलिए।
जी मैम बोल रही थी इस ग्रुप में मैम मुझे ऐड होना है। मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, मुझे इस ग्रुप में ऐड होना है मैम। मुझे कैसे होना है ऐड? आपको लिंक कहाँ से मिली है मैम? लिंक तो मुझे एक सर ने भेजा था। सर का नाम बताइए। जी उनका नाम शैलेश था। हाँ तो वो इसी ग्रुप के हैं, उनसे बोलिएगा वो ग्रुप में आपका नंबर ऐड कराने के लिए मेरे को मैसेज कर देंगे, ठीक है? ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। मैम ये क्वेश्चंस किसको भेजने हैं? ये क्वेश्चन आप नीरज मंडलोई जी को भेजेंगे। मैम उनका कांटेक्ट नहीं है मेरे पास तो। हाँ नीरज मंडलोई जी ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। यस मैम। मैम मैं बोलिए भाई, पूजा जी क्या बोल रही थी? मैम टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। हाँ पर टेलीग्राम में कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाया तो लिंक शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। पिछले साल से ही आप लोग कर पाएंगे। मैम पिछले साल रिकॉर्डिंग वाले ऑफ कर बच्चे दीजिए, फिर बातचीत करते हैं। रोज करते थे जी। चलिए पहले हम शांति पाठ करेंगे फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। सब लोग शांति पाठ करें। कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखें बंद, मेरे साथ ओम का उच्चारण, महामृत्युंजय शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. तो अब आप लोग को जो भी रिकॉर्डिंग इसमें ऑफ कर दी, कुछ बात करनी थी। हाँ जी पता है हमको, हम वही करने जा रहे हैं।